बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतर अब्बास और मेरा ताल्लुक है अपनी मार्केटिंग के साथ। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी इंटरेक्टिव वीडियो है। मेरे साथ कराची हमारा जो ऑफिस है एवेन्यू का, वहाँ पे सुहेब सैयद मौजूद है और सुहेब की वीडियोस आप देखते रहते हैं गाहे बगाहे। और कभी कभी लोग मेरे से पूछ भी लेते थे कि ये एक लड़का कराची से बैठता है, वो भी एवेन्यू में होता है? तो बिल्कुल एवेन्यू में होता है, जाहिर बात है, हमारे चैनल से ऑनलाइन है। तो सुहेब हमारी टीम के सीनियर मेंबर हैं, कराची ऑफिस को हेड करते हैं। और कराची और इससे जो इर्द गिर्द के इलाके हैं उनमें जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद होती है। इलेक्शन जो है वो रिजल्ट्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज जो है वो हो रहे हैं। जिस वक्त आप वीडियो देखें तो उस वक्त शायद रिजल्ट की लाइनअप जो है वो कंप्लीट हो, लेकिन इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार जो है वो नंबर 1 पे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो नंबर 2 पे है, पीपल पार्टी नंबर 3 पे है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन एक दो दिन तक जो है उसकी लाइनअप शायद कंप्लीट हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के जो सियासी उफक है उसके ऊपर किस तरह की सूरत हाल बनेगी, कौन गवर्नमेंट बना पाएंगे। हमारा आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी उसके बाद जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसकी क्या सूरत हाल होगी, क्या बेटरमेंट होगी। इस हवाले से सुहेब जो है वो मेरे साथ मौजूद होंगे। सुहेब, आप क्या समझते हैं कि जो अभी इलेक्शन होंगे इसके बाद कराची में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं खासतौर पे, और पाकिस्तान में ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप क्या समझते हैं उसमें कोई बेहतरी आने के चांसेस हैं? जो मार्केट अभी थोड़ी सी सैचुरेटेड है उसमें उस तरह की तेजी नहीं है, क्या वो बेहतर हो पाएगी? जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और अतर भाई, बहुत शुक्रिया मुझे वीडियो में लेने के लिए। अतर भाई, कराची का जो और इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस वक्त तो करंटली बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जो इन्वेस्टर है या जो एंड यूज़र है, दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, परेशान हैं इस मामले में कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो किस तरफ जाएगा। ऑब्वियसली खास तौर पे ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि चूंकि अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिकल भी और पॉलिटिकल भी, तो दोनों कंडीशंस में इस वक्त जो है वो कोई मतलब ये कि कोई हतमी बात नहीं की जा सकती कि क्या हो सकता है। लेकिन चूंकि जनरल इलेक्शंस जो है वो हो चुके हैं और जनरल इलेक्शंस के का इंतज़ार बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारे लोगों को है, पहले से था कि जनरल इलेक्शन हो जाए तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। इसी तरह जो रियल इस्टेट सेक्टर है वो भी इंशाल्लाह उम्मीद ये की जा सकती है कि बेहतरी की तरफ जाएगा। जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो है वो मोराल अप होगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतरी आ सकती है रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर। अच्छा व्यूअर्स, मेरा जो तज्जिया है इस सारी सूरत हाल को लेके, दो चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी निगरान हुकूमत आती है तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है। स्टेक होल्डर्स दोनों तरफ होते हैं, डेवलपर्स भी होते हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी होते हैं। तो डेवलपर्स को ये अंदाज़ा नहीं होता कि जो उन्होंने एनओसीज अप्लाई किए हुए हैं, जो रेगुलेशंस के लिए कोई भी जिस तरह इंटरचेंज है या कोई भी चीज़ें हैं, वो उन्होंने अगर अप्लाई की हुई हैं तो उसका आउटकम क्या आएगा। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की एंड के ऊपर गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होती, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते प्रॉपर। क्योंकि एक मजबूत गवर्नमेंट जो है अगर ऊपर मौजूद हो तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिसीजन बेहतर ले पाती है। थोड़ा सा ये समझ लें कि वो अपने ऊपर बात नहीं आने देना चाहते, हालांकि प्रोसीजर मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं कोई भी काम, कोई भी अप्रूवल अगर हो तो वो गवर्नमेंट की मंजूरी से हो। तो एक तो ये अनसर्टेनिटी जो है वो खत्म होगी कि जो अप्रूवल्स पेंडिंग हैं वो कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उससे ये ज़रूर होगा कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी जो डिसीजन पावर है वो बेहतर हो जाएगी। क्योंकि ऊपर जो मिनिस्टर बैठे हैं उनकी अप्रूवल से वो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो भी पेंडिंग आपके जैसा इंटरचेंज की अप्रूवल है, सड़कों की अप्रूवल है, प्रोजेक्ट्स के एनओसीज की अप्रूवल है, उनमें तेज़ी आ जाएगी। जब ये तेज़ी आएगी तो मार्केट में बेहतरी आने के चांसेस जो है वो बनते जाएंगे। दूसरी चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, लोगों ने पैसे जो है वो बैंकों के अंदर रखने शुरू कर दिए थे क्योंकि वहां पे उनको
एक अच्छा मुनाफा जो है मिलना शुरू हो गया था, और बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर के मुल्कों में पार्क की। दुबई में नंबर 1 है। जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए भी फायदा होगा। अभी वो तमाम लोग जो बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर करते हैं, और उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन करके वापस बाहर प्रोडक्ट्स भेजनी होती है, उनके लिए बहुत परेशान कुन जो है वो मामला था, क्योंकि बैंक के इंटरेस्ट रेट यानी जहां से उन्होंने लोन लेना है वो बहुत ज्यादा है। तो उस वजह से वो बाहर से चीजें, रॉ मटेरियल वगैरह उस तरह से मंगवा नहीं पा रहे थे। तो लामहला इंटरेस्ट रेट बैंक को कम करना पड़ेगा। इन्वेस्टर जो है उसका जो रुझान है वो रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ जो है वो वापस आएगा। तो ये मेरे ख्याल में दो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी, ये दो इम्पोर्टेंट स्टेप होंगे कि कम से कम जो स्टेबिलिटी आएगी गवर्नमेंट के आने से, उससे ये जरूर होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो थोड़ा सुख का सांस लेगी, और जो डिसीजंस हैं वो बेहतर होंगे, जो अनसर्टेनिटी है वो कम होगी, और रियल एस्टेट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट का दोबारा से आगाज होगा। सुहेब, जी जी जी, आप बिल्कुल ऑन असर भाई। ग्राउंड आप मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा एक चीज मजीद के देखें। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो ऑब्वियसली एक बड़ा फैक्टर रहता है हमेशा। डेवलपर्स के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि अगर एक अनसर्टेन गवर्नमेंट हो और अनसर्टेन सिचुएशन हो, तो उसमें डेवलपर्स जो है वो अपनी, ऑब्वियसली वो भी एक तरह से इन्वेस्टर्स ही होते हैं, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को और अपनी जो भी प्रैक्टिकली वो लोग काम कर रहे होते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को वो देख रहे होते हैं। साथ साथ ये कि ऑब्वियसली बात है कि जब एक गवर्नमेंट आ जाएगी दूसरी और एक स्टेबिलिटी होगी, तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बेहतरी आएगी। देखिए पाकिस्तान का की जो इकोनॉमी है ना, वो बहुत ज़्यादा रिलाई करती है रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर। तो इस वजह से जो भी गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो किसी भी सियासी जमात की हो, चाहे वो किसी भी जो है वो उसकी हो, पार्टी की हो, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो जब इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ लेकर जाना उसको होगा, तो ऑब्वियसली उसको जो मेन फैक्टर्स हैं इकोनॉमी को बेहतर करने वाले उनको कंसिडर करना पड़ेगा। जिस तरह आपने टैक्सेस की बात की, जिस तरह आपने जो है वो ब्यूरोक्रेसी की बात की, तो ये सारे फैक्टर्स उनको ऑब्वियसली देखने पड़ेंगे और इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा कि टैक्सेस को कम किया जाए किसी तरीके से, और जो इंटरेस्ट रेट है उसको किसी तरीके से कम किया जाए, ताकि जो क्या कहते हैं, लोगों का ट्रस्ट है वो थोड़ा सा बेहतर हो सके। इस वक्त इस अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत ज़्यादा बहुत कम ट्रस्ट है लोगों को ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर, और ख़ास तौर पे रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर। रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान का पिछले कई दिहाइयों से ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये चीज़ें चल रही हैं। और हम पिछले कोई तकरीबन 1.5 से 2 साल से देख रहे हैं कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है पाकिस्तान का वो काफ़ी डाउनफॉल का शिकार है। तो अब जो नई हुकूमत आएगी ऑब्वियसली उसको ऐसे इकदाम करने होंगे, और अपनी हुकूमत को चलाने के लिए भी ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि उनको ऐसे इकदाम करने होंगे कि वो इकोनॉमी को बेहतर करें, और उसके लिए इवेंचुअली उनको रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ ना कुछ इसमें रिफॉर्म्स करके और बेहतरी लानी पड़ेगी। अच्छा, मेरे ख्याल में सुहेब, अब जितनी कीमतें गिर चुकी हैं प्रॉपर्टीज की, रिगार्डलेस ऑफ जितने बड़े ब्रांड्स हैं, डीएचए को ले लें, बैरिया टाउन को ले लें, स्मार्ट सिटी इस हवाले से थोड़ा कदर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उनकी ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस जो है वो कदर बेहतर है। इसलिए स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट्स में उस तरह से डिक्लाइन हमें नहीं देखने को मिलता जिस तरह दूसरी जगहों पे हमें डिक्लाइन प्राइसेस के अंदर हमें नजर आता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इससे कम प्राइसेस क्या होंगी इस वक्त। मेरे ख्याल में अगर हुकूमत बनती है और पॉलिसीज आती हैं तो एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो बेहतरीन टाइम है बाइंग का वो यही है। यानी एक ऐसे वक्त के अंदर कि जहां पे एक नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे वक्त के अंदर वो तमाम लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट रोक के रखे हुए थे, जो देख रहे थे कि हालात किस तरफ जाएंगे, मेरे ख्याल में दिस इज द राइट टाइम कि अगर वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, इन गिरी हुई प्राइसेस में बाइंग कर लेते हैं,
तो इससे बेहतर तो टाइम है ही नहीं, क्योंकि ग्रेजुअली हम देखेंगे कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जब बेहतरी की तरफ जाएंगी तो ये प्राइसेस आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल में जो बेस्ट स्ट्रेटजी है इन्वेस्टर्स के लिए वो यही होनी चाहिए कि वो इस बाइंग के टाइम में लाजमी तौर पे बाइंग करें, क्योंकि जो इलेक्शन जिसका इंतजार था वो तो हो चुका है। हम दुआ गो हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर बरसरे इक़्तिदार आए, और उस स्टेबल गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं वो ऐसे हों कि रियल एस्टेट मार्केट जो है ना सिर्फ वो बूम करे, बल्कि जितने दूसरे सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल है, हमारी ज़राअत है, जितने मेजर हमारे सेक्टर हैं, अब आईटी इंडस्ट्री बड़ी तेजी से बूम कर रही है, तो ये तमाम के तमाम सेक्टर जो हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस करना शुरू हो जाएंगे। सुहेब, गुफ्तगू जो है वो हम थोड़ा सा समेटते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कराची के अंदर आप कौन से ऐसे प्रोजेक्ट समझते हैं जो थोड़ी इन्वेस्टमेंट अगर इंसान करना चाहे, कम पैसों में, कम इंस्टॉलमेंट में वहां पे बाइंग कर सके और कल को उसके अच्छे रिटर्न्स या मुनाफा हासिल कर सके? देखिए अतर भाई, कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने पहले बात की थी कि स्टेबिलिटी आ रही है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और ये टाइम बेहतर टाइम है इन्वेस्टमेंट का। इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करके फिर मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि ये जो टाइम है, इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच के आप करें, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, खासतौर पे वो इस वक्त सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी। उसकी वजह ये है कि पिछले 2 साल से जो प्राइसेस हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जितनी भी थी प्रॉपर्टी के अंदर, उनमें वो बढ़ी नहीं है अभी तक। प्राइसेस इंक्रीज नहीं कर पाए बिल्डर्स, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। इस वजह से बहुत ज्यादा प्राइसेस जो है वो बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी प्रॉपर्टी की नहीं बढ़ाई है उन्होंने। तो ये अच्छा टाइम है कि अभी तक जो है वो प्राइसेस कम है, और इन कम प्राइसेस के ऊपर अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले चंद सालों में आप बहुत अच्छा मुनाफा उठा सकते हैं। सेकेंडली, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि कराची के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें खास तौर पर वो प्रोजेक्ट्स जो कि M9 मोटरवे के ऊपर मौजूद हैं, यानी जो कराची हैदराबाद का मोटरवे है उस पे जो प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जिसमें गुलमोहर सिटी है, 21 स्मार्ट सिटी है, मिनी कराची खास तौर पे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट पेस के ऊपर डेवलप हो रहा है, और अच्छी खासी डेवलपमेंट वो कर चुके हैं। मैं बड़े प्रोजेक्ट के नाम इसलिए नहीं ले रहा कि ज्यादातर आवाम जो है वो जानती है उन प्रोजेक्ट्स को और उनके बारे में उनको पता है, इसलिए मैंने इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ कि जिसमें आप छोटी इन्वेस्टमेंट करके, एक कम इन्वेस्टमेंट करके, कम सरमाया लगा के एक अच्छा मुनाफा उठा सकते हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा जो है वो इस M9 मोटरवे के प्रोजेक्ट्स के अंदर इंक्रीज आएगा प्राइसेस के अंदर विद इन 2-3 ईयर्स, क्योंकि एक मलीर एक्सप्रेस वे है यहाँ पर जो कि यहाँ से हमारे डिफेंस से जो है वो M9 मोटरवे को कनेक्ट कर रहा है। और जब ये रास्ता जो कि अभी इस वक्त हम लोग जाते हैं तो हमें तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है अपने उन M9 मोटरवे के प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए। वो रास्ता जब 20 मिनट का रह जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा उन प्रॉपर्टीज की, उन प्रोजेक्ट्स की वैल्यूज बढ़ेंगी जो M9 मोटरवे के ऊपर मौजूद है। तो बहुत ज्यादा कम प्राइसेस में बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं इस वक्त, और वहाँ पर एक जो है वो दरमियाने तबके का जो शहरी है वो आराम से बाइंग कर सकता है, बुकिंग करवा सकता है, 4 साल 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं उनके ऊपर वो अपनी प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। साहब ये बताइएगा, M9 मोटरवे की क्या अहमियत है, क्यों लोग उस तरफ प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं? देखिए अतर भाई, जो M9 मोटरवे है ना उसकी अहमियत दो चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा है। एक तो ये कि खुद ज़ाती तौर पे कराची जो शहर के अंदर की जगह है वहाँ पर कोई ख़ास लोकेशन ऐसी बची नहीं है जहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सके, कोई बेहतर प्रोजेक्ट आ सके। और दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है M9 मोटरवे की, वो ये है कि जो नया एयरपोर्ट है कराची का वो वहाँ पर बनने जा रहा है नूरियाबाद के पास। और कुछ चीजें मजीद भी मैं इसमें ऐड करूं तो नूरियाबाद के पास जो इंडस्ट्रियल जोन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि जब वहां पर इंडस्ट्रियल जोन जो अभी इस वक्त मौजूद है वो छोटा है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट जो है वो वहां पर इंडस्ट्रियल जोन बनाने जा रही है।
और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं जो कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जब वहाँ पर इंडस्ट्रीज होंगी, जब वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट्स होंगी, तो ऑब्वियसली लोग कोशिश यही करेंगे कि उस अपनी एम्प्लॉयमेंट के करीब, अपनी जॉब के करीब जो है वो उनका घर हो, और वो वहाँ से अपने कामों के ऊपर जा सकें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है M9 मोटरवे के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना। जी व्यूअर्स, आपने हमारी डिस्कशन सारी सुनी है। मैं बहुत दुआगो हूँ, हमारी पूरी टीम दुआगो है, पूरा मुल्क दुआगो है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर आए, और जहाँ पे तमाम मुल्क जो है वो दोबारा से उठे, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, उसके लिए हम कोशिश करें। वहीं पे जो भी हुकूमत आती है वो ऐसी पॉलिसी ज़रूर डिज़ाइन करे, इम्प्लीमेंट करे कि जिसमें जितने भी डेवलपर्स हैं उनको पाबंद किया जाए इस चीज़ का कि जो प्रोमिसेस वो अपने अवाम के साथ करते हैं, जो प्रोमिसेस प्रोजेक्ट डिलीवर करने के वो आवाम के साथ करते हैं, वो ज़रूर पूरे हों। जहाँ पे ये कहा जाता है कि जी आप की पेमेंट लेट हो गई है और आपको जो है उसका जुर्माना देना पड़ेगा, लेट पेमेंट फी चार्जेस जो है वो पे करनी पड़ेगी, वहाँ पे कोई ऐसी लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए कि जो डेवलपर टाइम पे डेवलप नहीं करते प्रोजेक्ट, अपने एंड क्लाइंट्स को हैंड ओवर नहीं करते उनके प्लॉट्स, उन पे भी जुर्माना जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि उनके ऊपर भी कोई एक तलवार लटकनी चाहिए उनके सर के ऊपर कि इन्वेस्टर जिस मान के साथ आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहा है वो मान जो है वो पूरा होना चाहिए, वो प्रोमिसेस जो है वो पूरा होना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी कानून साजी जरूर हो जो ऐसे डेवलपर को कटहरे के अंदर लेके आए कि जो अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पाते और लोग कई कई साल तक अपने प्लॉट्स के लिए तरसते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सुहेब, आपने मुझे ज्वाइन किया। हम इस तरह की इंटरेक्टिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। एवरी मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अतहर अब्बास है और मेरा ताल्लुक एवरी मार्केटिंग के साथ।